हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है लॉ एंड डेवलपमेंट। आपका ये सब्जेक्ट 3 सेमेस्टर्स में कॉमन है, मतलब 4th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में और 8th सेमेस्टर में। ठीक है, मतलब लॉ एंड डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है जेनरिक इलेक्टिव में आपका, ये तीनों सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट, सेम सिलेबस और सेम जो बुक है वो आपकी आती है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के पिछले जो 4 बार के क्वेश्चन पेपर थे हम उनको लेकर आए हैं, और उन 4 बार के क्वेश्चन पेपर्स में से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चन जो कि 2 3 या 4 4 बार रिपीट हुआ है वो, और साथ के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट लेकर आए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमने 4 बार के क्वेश्चन पेपर निकाले, उनको समझा, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है उनको फाइंड आउट करा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमने निकाला। ठीक है, स्टडी कर सकते हैं आप इन क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करके एग्जाम में जाइए, आप लोग बेस्ट पेपर जो है वो देंगे। तो चलिए देखते हैं टॉपिक और क्वेश्चन कौन कौन से थे, ताकि आपको आइडिया लग सके। और तो हमारे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। लास्ट ईयर हमने इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर कराया था, लास्ट टाइम जब एग्जाम हुए थे, तो उन स्टूडेंट्स का कहना था कि सर जो क्वेश्चन हमने बताए थे वही क्वेश्चन आपके डायरेक्टली वहां पूछे गए हैं। तो इस बार भी हम ऐसा ही कुछ लेकर आपके लिए आए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो बनता है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से। ठीक है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड देयर इकोनॉमिक, रेशनल एंड रिलेटेड लीगल प्रिंसिपल। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार पर चर्चा करें, जिसमें आपके पेटेंट आ जाते हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क आ जाते हैं, कॉपीराइट आ जाते हैं, उनके आर्थिक तर्क और संबंधी कानून सिद्धांत भी इसमें आ जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये टोटल 5 बार आपका एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 5 बार का मतलब समझते हैं आप लोग? 5 बार का मतलब है कि ये क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, तो उन्हें देखते हैं। सबसे पहले आपका ये एक बड़े पैटर्न में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि भाई एरो ग्रिल्ड एरो ग्लाइड इनोवेशन केस, यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है। ठीक है, इनोवेशन केस है जिसमें एक्सप्लेन द इकोनॉमिक रैशनल फॉर ग्रांटिंग पेटेंट, व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ पेटेंट। पेटेंट को भाई जब ग्रांट करते हैं तो उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और ड्रॉबैक्स क्या है, वो आपको पेटेंट्स के बारे में बताना है। फिर दूसरे में पूछा गया है, शुड द पेटेंट ऑफिस इशू अ नैरो और अ बोर्ड पेटेंट बोर्ड पेटेंट जस्टिफाई। इस चीज को आपको जस्टिफाई करना है। हाउ डज द breadth of patent affect the optimal duration of patent प्रोटेक्शन, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आपका यही क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में 2 बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में। उसके साथ साथ व्हाट इज द इकोनॉमिक रैशनल फॉर अवॉर्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स इन ट्रेडमार्क, ये आपको यहाँ पे बताना है। हाउ डज दिस जस्टिफिकेशन डिफर फ्रॉम द अंडरलाइंग पेटेंट एंड कॉपीराइट, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ट्रेडमार्क से संपत्ति का अधिकार देने का जो आर्थिक औचित्य क्या है, और यह आर्थिक औचित्य पेटेंट या फिर कॉपीराइट के अंतर निहित औचित्य से किस प्रकार भिन्न है, आपको ये भी बताना है। और ट्रेडमार्क का भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ट्रेडमार्क क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, उसके बारे में बेसिक जो डिटेल है वो आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जो कि आपका 4 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या है कि एक्सप्लेन द Poisson theorem and its application to externalities, including the characterization as an irrelevance result and real world limitations। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ये 4 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या क्या आया है वो देख लेते हैं कि व्हाट आर एक्सटर्नलिटीज एंड हाउ डज द Poisson थ्योरम एड्रेस देम। Poisson थ्योरम जो है वो एक्सटर्नलिटीज को किस प्रकार एड्रेस करती है, आपको ये बताना है। इस इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई द Poisson थ्योरम इज sometimes characterized एज एन इरेलेवेंस रिजल्ट, ये आपको यहाँ पे बताना है। हिंदी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी हमने लिखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, सेकंड टाइम आपसे पूछा गया था कि रिवर ग्लो इंडस्ट्री केस स्टडी आया है। ठीक है, अप्लाइंग द क्यूज थ्योरम एक्सप्लेन हाउ द रेजिडेंट एंड रिवर ग्लो इंडस्ट्री कुड नेगोशिएट इन अ सिनेरियो। इन सिनेरियो में वही वो नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं वो आपको बताना है। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ राइट एंड द रियल वर्ल्ड चैलेंजेस दैट कुड अफेक्ट द आउटकम। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि भाई जो आउटकम है
और रियल वर्ल्ड चैलेंजेस है वो आउटकम को किस प्रकार से अफेक्ट कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है। तीसरी बार में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, अ टेलीकॉम कंपनी वांट टू प्लेस अ मोबाइल टावर ऑन अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग स्टेटिंग द कोई थ्योरम, डिस्कस हाउ द थ्योरम कैन गाइड डिसीजन मेकिंग इन अ सिनेरियो। इस सिनेरियो में भाई जो कंपनी है, ठीक है, मतलब एक तरीके से आप ये मानोगे कि एक टेलीकॉम कंपनी है जैसे जियो या एयरटेल, वो एक टावर लगाना चाहती है कहाँ पे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे जहाँ पे लोग रहते हैं, एक ऐसी बिल्डिंग पे, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई से थ्योरम का यूज करना है और ये बताना है कि थ्योरम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है या गाइड कर सकती है, तो जो डिसीजन मेकिंग है उसको लेकर। डिस्कस बोथ एफिशिएंट एलोकेशन एंड रियल वर्ल्ड लिमिटेशंस, ये दोनों चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि स्टील प्लांट वर्सेस फिशिंग कम्युनिटी केस, यहाँ पे केस स्टडी दिएगा, अज्यूमिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट preclude a cooperative solution. What is a non-cooperative equilibrium? Is it unique? Is it efficient? Find cooperative solution for the case where the plant has the right to dump waste and the community has the right to compensatory damage. Explain the result and relate it to the cohesive theory. तो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई केस स्टडी दिया गया स्टील प्लांट का और फिशिंग कम्युनिटी का, ठीक है। वहां पे कि भाई एक प्रकार से स्टील का प्लांट है जो कि भाई लगेगा, तो वो अपनी जो वेस्ट है वो एक ऐसी जगह पे फेंकेगा जहाँ पे फिशिंग कम्युनिटी अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करती है। जीवन व्यतीत का मतलब कि भाई फिशिंग करने वाले जो लोग हैं वो जहाँ से फिश करते हैं वहां पे आपका प्लांट का गंदा पानी छोड़ा जाएगा, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ये भी आपका 4 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन किस बारे में है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ डैमेज एंड रेमेडीज इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भाई जो डैमेज और जो रेमेडीज से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करें, इंक्लूडिंग एक्सेप्शंस डैमेज, रिलायंस डैमेज, रिलायंस डैमेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डैमेज एंड रिस्ट्रिक्शंस डैमेज, मतलब रिस्ट्रिक्शंस इनके बारे में बात करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे बात करनी है। 4 बार आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं 4th टाइम आपका ये क्वेश्चन आया है। अलग अलग तरीके से पूछा गया बट क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है लगभग वो आपकी सेम ही है। यहाँ पे केस स्टडी दी गई है, बायर बी वर्सेस डीलर डी केस, हाउ शुड एक्सपेक्शंस डैमेज, ठीक है, एक्सपेक्शन डैमेज फॉर डीज ब्रीच बी कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेटेड हो आपको ये बताना। हाउ शुड रिलायंस डैमेज बी डिटरमाइंड, रिलायंस डैमेज जो है वो उसको कैसे डिटरमाइन मतलब फाइंड आउट किया जाएगा। हाउ शुड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डैमेजेस कैन डैमेजेस बी असिस्टेड, जो भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के जो डैमेज है वो किस प्रकार से असिस्टेड किए जाएंगे आपको ये भी यहाँ पे बताना है। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई while restitution may not provide full compensation, what are the reason courts justify it used to as a remedy। आपको ये बता रहे हैं, जब प्रतिपूर्ण प्रतिपूर्ति पूर्ण मुआवजा प्रदान नहीं कर सकते, अदालत इसके उपाय के रूप में उपयोग को उचित ठहराने के लिए आप क्या कारण देंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑल्दो restitutions may fall short of company compensation, what justifies its use by court as a remedy, आपको ये भी बताना है। और लास्ट आपका ये वाला, ये यहाँ से पूछा गया, केस स्टडी दी गई है भाई, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो डैमेजेस है उनको किस प्रकार से आप निकालेंगे उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। और ये वाला क्वेश्चन 4 बार आया तो इस बार भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशनल असिस्टेंट मैट्रिक्स incomplete contracts and specific investment in shaping contractual behavior and enforcement। तो आपको ये यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन आपका 4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। पहली बार में आपसे क्या पूछा गया था, असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन के बारे में, असममित जो सूचना है उससे रिलेटेड। सेकंड टाइम में आपसे पूछा गया था हाउ डू इंफॉर्मेशनल एसिमेट्रिक्स इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेसिफाइक जो इन्वेस्टमेंट है इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रेक्चुअल बिहेवियर एंड इन्फोर्समेंट, डायरेक्ट पूछ लिया गया आपसे क्वेश्चन, ठीक है। डू व्हाट रोल डू इंफॉर्मेशनल एसिमेट्रिक्स इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्ले इन शेपिंग कॉन्ट्रेक्चुअल बिहेवियर एंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट पूछा गया है। और लास्ट में आपका फिर से टॉपिक दे दिया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो जाता है आपका। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है लीगल डॉक्ट्रिन्स ऑफ
duties and necessity including their difference and similarities as justification of breaching a contract। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि भाई क्वेश्चन 4 बार आपसे पूछा जा चुका है, सीधा सीधा शॉर्ट नोट में पूछा गया है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूरेस इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अनुबंध कानून में दबाव का सिद्धांत, अनुबंध कानून की आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, दबाव का सिद्धांत किस प्रकार से, और लास्ट में आपसे पूछा गया था हाउ टू द लीगल डॉक्ट्रिन of duties and necessity differ as a justification of breaching a contract, discuss their similarities and distinctions। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे सिमिलैरिटीज जो समानता है और जो अंतर होता है वो दोनों चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, तो ये हो जाता है। अब आपके वो क्वेश्चन आते हैं जो कि 4 से कम बार रिपीट हुए हैं बट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो उनको भी देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है एंटी ट्रस्ट लॉ, देयर गोल एंड इकोनॉमिक एंड और सोशल इंटरेस्ट दे आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट, इसके बारे में आता है। पहला क्या पूछा गया, व्हाट आर एंटी ट्रस्ट लॉ, एंटी ट्रस्ट लॉ क्या होते हैं ये बताना है, एंड व्हाट वैल्यूज आर दे डिजाइन टू प्रोटेक्ट, और कौन सी वैल्यूज की रक्षा करने के लिए उन्हें बनाया गया। व्हाट आर मेन गोल्स ऑफ एंटी ट्रस्ट लीगलाइजेशन, एंटी ट्रस्ट लीगलाइजेशन के भाई जो मेन गोल्स क्या होते हैं आपको वो बताना है। विच इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट आर दे डिजाइन टू सेफ गार्ड, भाई इकोनॉमिकली या फिर सोशल इंटरेस्ट जो भी होता है जिसके लिए भी उनको बनाया गया वो कौन से है वो आपका। तीसरा क्वेश्चन आपका था what is the purpose of antitrust legalization, antitrust legalization का पर्पस क्या है, identify and explain core value and interest it is intend to protect, किन इंटरेस्ट या फिर किन इंटरेस्ट को या मूल्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें बनाया गया था, किनको एंटी ट्रस्ट लीगलाइजेशन या एंटी ट्रस्ट लॉज को, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 मतलब एक। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनता है यहाँ पे कि भाई एनालाइज लीगल केस इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ plaintiff and defendant, applicable status and post court reasoning, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, हाउ डज द कैरेक्टर ऑफ अ लीगल डिस्प्यूट अफेक्ट द यूज ऑफ लीगल स्टैंडर्ड्स सच एज summary judgment or preponderance of an evidence and judgment not withstanding the verdict। ठीक है, explain the reference to their appropriate application, तो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 बार और क्वेश्चन आ चुका है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके बारे में एग्जाम में, तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस की स्टडी जरूर करके जाइएगा ताकि आप लोग नंबर लेके आ पाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है डिस्कस द स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस SPC paradigm and the impact of antitrust policies and government interventions on its components, तो आपको यहाँ पे बताना। ठीक है, क्या है कि संरचना आचरण प्रदर्शन प्रतिमान पर चर्चा करें और अविश्वास नीतियां तथा सरकारी हस्तक्षेप के इसके जो घटक है उनके प्रभावों का विश्लेषण भी आपको करना है। 2 बार आपका रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2 बार आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, और उसके बाद ये, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका डिस्कस द अंडरलिंग वैल्यू जजमेंट एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, आर्थिक दक्षता के सिद्धांत से जुड़े अंतर्निहित मूल्य निर्णय पर आपको आगे चर्चा करने के लिए कहा गया। 2 टाइम आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार इस तरीके से पूछा गया था, एक बार इस तरीके से पूछा गया, तो आप पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि भाई डिस्कस फर्दर अलाउइंग इन्वेंटर्स टू retain the significant portion of return from their innovation is justifiable in a pursuit of sustainable economic growth with reference to principle and fairness and justice। आप समझिए कि भाई किसी इन्वेस्टर ने किसी चीज का इन्वेंशन किया है तो उस इन्वेंशन के हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए या नहीं। ठीक है, या पूछा गया है यहाँ पे क्यों और मिलनी चाहिए। ठीक है, उसको क्या मिलना चाहिए, पोर्शन मिलना चाहिए, क्या ये जस्टिसेबल है, ठीक है, जस्टिफिकेबल है, और साथ के साथ क्या ये जो सूटेबल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और रेफरेंस ऑफ प्रिंसिपल फेयरनेस के तहत है या नहीं, आपको ये यहाँ पे बताना है। ठीक है, 2 बार आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये पूछा गया और सेकंड टाइम आपसे इस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन 6 में आपका कुछ भी इसमें चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ठीक है, डिस्कस एक्सटर्नलिटीज एंड देयर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, तो आपको ये बताना है। 2 बार आपका रिपीट हो चुका है। ठीक है, सीधा सीधा पूछा गया है। फिर डिस्कस द इकोनॉमिक रेशनल एंड रेशनल फॉर ट्रेडमार्क एंड देयर डिस्टिंक्शंस फ्रॉम पेटेंट एंड कॉपीराइट, तो यार ट्रेडमार्क के लिए आर्थिक तर्क
और पेटेंट तथा कॉर्पोरेट जो कॉपीराइट है तो उससे उनके अंतर के ऊपर आपको करनी चर्चा करनी है। 2 बार आपका ये रिपीटेड हो चुका है। ट्रेडमार्क के बारे में डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, वह डिस्कस बार्गेनिंग थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन। सौदेबाजी का जो सिद्धांत है और उसके अनुरूप पर आपको करनी है चर्चा करनी है। 2 नंबर आपसे शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इनको तो आप पढ़ सकते हैं, इजी है ये, ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है वो नहीं है, तो इनको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये हो जाता है। जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए ऊपर। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन क्या है, किस बारे में है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे शॉर्ट नोट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे यहाँ पे दिए गए हैं, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो तो इनको पढ़ के जरूर जाइएगा। तो यहाँ पे आपका डेवलपमेंट एंड वो सॉरी लॉ एंड डेवलपमेंट वाला जो सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया। अगर आप इतने क्वेश्चन को भी कर जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर जाते हैं, तो भी आप लोग एग्जाम में अच्छा खासा जो मार्किंग है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर करके जाइएगा, साथ के साथ अपनी किताब को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, आपको याद रहे कि टॉपिक कहाँ है, क्या है, किस बारे में है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।